वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भूगोल जियोग्राफी विषय के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें से अधिकांश प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बाकी हमने संभावित प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 14 नवंबर से हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है जो कि 3 दिसंबर तक चलेगा। तो जब तक आपके लिए हम डेली ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आते रहेंगे। और मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहूँगा कि आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर हो, जब भी आप पेपर देने जाएं तो जो जो क्वेश्चंस आपको याद रहे वो आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। उसके लिए मैं आपको ग्रुप का लिंक और हमारे व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस बना पाएँ। और ये भूगोल विषय के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। इसका हम आगे प्रैक्टिस सेट 2 और 3 भी अपलोड करेंगे, तो वो भी आप जरूर देखें। इसके पहले हमने हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स विषय के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दी हैं, तो उनको भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम इरेटोस्थनीज को, सेकंड ऑप्शन है हेरोडोटस को, थर्ड ऑप्शन है हिप्पाकस को और फोर्थ ऑप्शन है हिकेटियस को। तो साथियों, भूगोल का जनक कहा गया है इरेटोस्थनीज को। किसको? इरेटोस्थनीज। ये एक ग्रीक स्कॉलर थे और इनको क्या कहा गया? इनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी जो भूगोल है इसके लिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो पहला ऑप्शन हमारा हेरोडोटस हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है हिकेटियस, थर्ड ऑप्शन है हिप्पाकस और फोर्थ ऑप्शन है इरेटोस्थनीज। तो साथियों, भूगोल के लिए सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग भी फादर ऑफ जियोग्राफी नहीं किया था, यानी कि इरेटोस्थनीज ने। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, इरेटोस्थनीज। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल रिटर, सेकंड ऑप्शन है जीन ब्रुन्स, थर्ड ऑप्शन है हबोल्ट और फोर्थ ऑप्शन है हिपाकस। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। तो जो कार्ल रिटर साइंटिस्ट महोदय थे, इनको ह्यूमन जियोग्राफी का पितामह यानी कि फादर कहा गया है। फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कार्ल रिटर। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? यानी जो हमारा भूगोल है इसको मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, यानी कौन साइंटिस्ट है? तो पहला ऑप्शन हेटनर है, सेकंड ऑप्शन जीन ब्रुन्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा एच बेरोज और फोर्थ ऑप्शन है इरेटोस्थनीज। तो साथियों, करेक्ट आंसर है एच बेरोज। कौन है? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, एच बेरोज। तो इनको मानव परिस्थिति परिभाषित करने वाला विद्वान कहा गया है भूगोल को। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है? किसका? तो जो भू आकृति विज्ञान होता है उसका जन्मदाता किसको माना गया है? तो ऑप्शन है पेशल को, सेकंड ऑप्शन डेविस को, थर्ड ऑप्शन पेंक को और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर साथी ऑप्शन है पेंशल को। तो जो पेंशल है इनको भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा गया है। भू आकृति आपने देखी होगी, पहाड़, फिर थोड़े पठार, नदियाँ, झरने, है ना, ऐसे वो सब अलग अलग भू प्रकार की भू आकृतियाँ होती हैं। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसको कहा गया है? तो वो पेशल को कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? ये कथन किसका है कि जो हमारा भूगोल है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करते हैं हम, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये जो कथन है किस वैज्ञानिक का है? तो पहला ऑप्शन है वारेनियस का, सेकंड ऑप्शन है टेलर का, थर्ड ऑप्शन है कांट का और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है वॉरेनियस का। किसका? वॉरेनियस का। तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कथन किसने दिया है? ये कथन दिया है वारेनियस ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? क्या क्वेश्चन कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया गया है? पृथ्वी के अलावा भी बाकी ग्रह हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जितना भी हमारे सौरमंडल की जानकारी है उसका श्रेय किस विद्वान को दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है कॉपरनिकस, सेकंड ऑप्शन है केपलर, थर्ड ऑप्शन है गैलीलियो और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपरनिकस। तो सबसे पहले दुनिया को
सौरमंडल की जानकारी किसने दी थी, तो वो कोपरनिकस ने दी थी। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं। आपको पता होगा सेंटर में सूर्य है, इसके अलावा जितने भी हमारे जो खगोलीय पिंड हैं वो ऐसे इसके चक्कर काट रहे हैं, यानी कि परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम ग्रह बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन उपग्रह बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन उनको पुच्छल तारा बोलते हैं, और फोर्थ ऑप्शन यह सभी बोलते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को साथियों हम ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको ग्रह बोलते हैं। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेनेट जिसको हम इंग्लिश में बोले। तो अब अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा। ये भूलोक नहीं, भूगोल है ना, भूगोल। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा है। तो पहला ऑप्शन है वॉरेनियस ने, सेकंड टेलर ने, थर्ड ऑप्शन है कांट ने, और फोर्थ ऑप्शन है कार्ल रिटर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांट ने। किसने, जो साइंटिस्ट महोदय कांट थे, इन्होंने ये कहा है, कथन उनका है ये, कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। क्या है क्वेश्चन की, जो सौर मंडल है हमारा उसमें कुल कितने ग्रह हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 9, और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो सौर मंडल में हमारे टोटल कितने ग्रह हैं, तो वो है टोटल 8। कितने, 8 सौर मंडल में ग्रह, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन एक को बाद में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो टोटल हमारे 8 ग्रह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। जैसे जो सूर्य की सब परिक्रमा करते हैं उनको हम ग्रह बोलते हैं, लेकिन जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ये प्रश्न है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुच्छल तारा, सेकंड ऑप्शन है ग्रह, थर्ड ऑप्शन है उपग्रह, और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपग्रह। क्या कहलाते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको हम ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको हम उपग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है हमारा चंद्रमा। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया है, यानी कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रहों की इससे गति के संबंधित नियम दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केपलर, सेकंड ऑप्शन है गैलीलियो, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रहों की गति के नियम है वो दिए हैं केपलर ने। किसने, केपलर। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक है केपलर महोदय। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है। ये फेमस क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम 12 अगस्त के दिन, दूसरा ऑप्शन 21 जून, थर्ड ऑप्शन हमारा 21 जुलाई, और फोर्थ ऑप्शन 21 मार्च है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य हमें दिखाई देता है 21 जून को। कब, 21 जून को। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने करी थी। जो हमारा सौरमंडल है उसकी खोज किसने करी थी। फर्स्ट ऑप्शन है कोपरनिकस ने, सेकंड ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, थर्ड ऑप्शन है कार्ल रिटर ने, और फोर्थ ऑप्शन है केपलर ने। तो साथियों सौरमंडल की खोज करी है वो करी है कोपरनिकस ने। किसने, कोपरनिकस ने। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है, यानी जो हमारा सौरमंडल है उसका जन्म कहाँ से हुआ है, उसका जन्मदाता किसको कहा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी को, सेकंड ऑप्शन है शुक्र को, थर्ड ऑप्शन है शनि ग्रह को, और फोर्थ है हमारे सूर्य को। सूर्य एक तारा है। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है सूर्य को। किसको, ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो वो सूर्य से हुआ है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है। यानी साथियों एग्जांपल देखें तो मान लो हम ये सूर्य है और कोई भी ग्रह हमारा पृथ्वी का ग्रह मान लेते हैं, ये इसकी अधिकतम दूरी है सूर्य से, ये जो बीच का डिस्टेंस है अधिकतम दूरी है। तो इस स्थिति को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पेरेजी, सेकंड ऑप्शन है अपसोर, थर्ड ऑप्शन है उपसोर, और फोर्थ ऑप्शन है अपोजी। क्या है, अपोजी। तो इसका करेक्ट आंसर उपसोर। क्या है, उपसोर। तो साथियों जो सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी होती है उसको हम बोलते हैं उपसोर। क्या बोलते हैं, उपसोर। तो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो आप इससे बिल्कुल समझ जाएंगे अधिकतम दूरी यानी उपसोर। और ये पृथ्वी की किस तारीख को होती है, तो ये होती है 4 जुलाई के दिन। कब होती है, 4 जुलाई के दिन। और इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं, उस दिन अमेरिका का स्थापना दिवस होता है 4 जुलाई के दिन, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो 4 जुलाई को पृथ्वी की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी होती है,
और ये टोटल कितनी होती है, तो साथियों ये होती है 152.6 मिलियन किलोमीटर। कितनी, 152.6 मिलियन किलोमीटर है ना ये, तो मिलियन किलोमीटर, तो ये इसकी इतनी दूरी होती है। तो अब इस प्रश्न में हमने 3 से 4 प्रश्न देख लिए कि जो अधिकतम दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपसोर बोलते हैं। पृथ्वी का अपसोर किस तारीख को होता है, तो 4 जुलाई के दिन होता है। और अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो 152.6 मिलियन किलोमीटर ये दूरी होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। और अ से आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे, अधिकतम और अपसोर से। चलिए अगला भी हमारा यही प्रश्न है, इसको भी ऐसे देखेंगे डिटेल से हम, कि एक ग्रह की अपने कक्ष से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। जैसे अधिकतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, अपसोर बोलते हैं, तो उसी प्रकार से जो हमारी न्यूनतम दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा उपसोर कहेंगे, सेकंड ऑप्शन है अपोजी कहेंगे, थर्ड ऑप्शन है उपसोर कहेंगे, और फोर्थ है पेरेजी कहेंगे। तो साथियों जो न्यूनतम दूरी है उसको हम उपसोर कहेंगे, क्या बोलेंगे, उपसोर। तो वहां मैंने आपको बताया था अधिकतम का अ और अपसोर का अ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो न्यूनतम दूरी माने उपसोर। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, उसको उपसोर कहने वाले हैं। और ये किस तारीख को रहती है, तो 3 जनवरी को रहती है। कब, 3 जनवरी को पृथ्वी साथियों सूर्य से अपने सबसे कम दूरी पर रहती है। कब, 3 जनवरी के दिन। उस दिन पृथ्वी बिल्कुल सूर्य के पास में रहती है। और टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, तो वो है 147, कितना, 147.5 मिलियन किलोमीटर। कितना है, 147.5 मिलियन किलोमीटर। यानी कि सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, उपसोर कहेंगे। किस तारीख को होती है पृथ्वी पर, ही तो 3 जनवरी के दिन होती है। और टोटल किलोमीटर कितना है, 147.5 मिलियन किलोमीटर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। चलिए आप आपको ये प्रश्न दोनों अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा अंतरिक्ष। जो हमारा अंतरिक्ष है इसमें कुल कितने तारामंडल होते हैं, तो पहला ऑप्शन है 97, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 81, तीसरा ऑप्शन है 95 और फोर्थ ऑप्शन है 89 यानी कि 89। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो वह साथियों टोटल 89। यानी कि अभी जैसे हमारा एक सौरमंडल है, सॉरी हमारा जो तारामंडल है ऐसे कितने हैं, इसमें टोटल 89 तारामंडल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे हम, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। क्या है क्वेश्चन, कि जो पार्थिव ग्रह है उनकी संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 7। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है साथियों, करेक्ट आंसर है 4 है। कितनी, 4 है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे सूर्य ये, फिर यहाँ पर आपको बुध ग्रह देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर शुक्र ग्रह देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर पृथ्वी देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको मंगल ग्रह देखने को मिलेगा। अब इसके बीच में कुछ ऐसी एक मेट्रोइड्स या पुच्छ या अलग छोटे छोटे जो तैरते हैं उनकी एक आपको परत देखने को मिलेगी, फिर आपको बाकी 4 ग्रह मिलेंगे, तो वो उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है, वो है टोटल 4। यानी जो हमारे टोटल 8 ग्रह हैं तो 4 ये और ये 4 ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। क्या है क्वेश्चन, कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उल्का, सेकंड ऑप्शन है अभिनव तारा, तीसरा ऑप्शन है धूमकेतु और फोर्थ है ये सभी। तो जो ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा साथियों उसको हम अभिनव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिनव तारा। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिनव तारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। क्या है प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वी, सेकंड ऑप्शन शुक्र, थर्ड ऑप्शन सूर्य और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रमा। तो निम्नलिखित में से तारा कौन है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो चंद्रमा है वो एक तारा है। क्या है, सॉरी सूर्य है, बोलने में दिक्कत हो गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो जो हमारा सूर्य है ये एक तारा है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो सूर्य एक तारा है, चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है हमारा, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। यानी जो हमारा सनलाइट है वो अर्थ पर आने में कितना टाइम लगाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 मिनट 8 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 8 मिनट 3 सेकंड, फोर्थ ऑप्शन है 7 मिनट 4 सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 9 मिनट 3 सेकंड। तो साथियों जो सूर्य का प्रकाश है सनलाइट है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। कितना, 8 मिनट 3 सेकंड का। अब कोई सी किताब में 8 मिनट 4 सेकंड में लिखा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन में दोनों सही रहेंगे। अगर 8 मिनट 3 सेकंड रहा है तो उसको टिक कर दीजिए, और 8 मिनट 4 सेकंड रहा है तो उसको टिक कर दीजिए। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। क्या है प्रश्न, कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है साथियों, तो वो हो जाएगा हमारा वरुण ग्रह। कौन सा, वरुण। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ मैं आपको ऑप्शन बताना ही रहेगा। तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो हमारा वरुण हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है प्लूटो, थर्ड ऑप्शन है बृहस्पति और फोर्थ ऑप्शन है शुक्र। तो साथियों, सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वह हमारा बुध ग्रह। कौन सा है? बुध, बिल्कुल सबसे पास में यही पर ग्रह पड़ता है, पड़ोसी है सूर्य का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ये बुध नहीं है, बुध है, बुध। तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह। अब अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? जिस प्रकार चंद्रमा 16 प्रकार की चंद्र कलाएं दिखाता है हमें, तो ऐसा दूसरा कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्र कलाएं होती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है मंगल ग्रह में, दूसरा ऑप्शन है शनि में, तीसरा ऑप्शन है बुध ग्रह में और फोर्थ है बृहस्पति ग्रह में। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों बुध में। किसमें? बुध में। तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो हमारे बुध ग्रह में होती है, जो कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी है। तो ऑप्शन तीसरा राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, बुध ग्रह एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो जो हमारा बुध ग्रह है, ये मान लो सूर्य है और ये बुध ग्रह है, तो इसके एक परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लेता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 90 दिन का, सेकंड ऑप्शन है 88 दिन का, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है 75 दिन का और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 87 दिन का। तो इसका राइट आंसर है 88 डेज का टोटल टाइम लेता है ये। तो जो बुध ग्रह है, ये सूर्य की परिक्रमा करने में या एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी 365 दिन का समय लेती है, 365 डेज का, उसी प्रकार से जो बुध ग्रह है ये 88 दिन का समय लेता है। और साथियों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो से अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो हमने पीडीएफ भी अपलोड कर चुके हैं हिस्ट्री के, साइंस के, स्पोर्ट्स के, रीजनिंग के, वो वीडियो आप जरूर देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा उनसे हेल्प मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रश्न जरूर उसमें से रिपीट भी होंगे, तो आप एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तीव्र ग्रह का मतलब है कि तेज, बिल्कुल जो सूर्य की बिल्कुल तेज परिक्रमा करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मंगल, सेकंड ऑप्शन है शनि, थर्ड ऑप्शन है शुक्र और फोर्थ ऑप्शन है बुध ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है साथियों बुध ग्रह, जो कि 88 दिन में मात्र 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन ये सबसे तेज ग्रह है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दीजिए क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है शनि, सेकंड ऑप्शन है शुक्र, थर्ड ऑप्शन है चंद्रमा और फोर्थ है मंगल। तो साथियों, निम्नलिखित में से पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं हम? तो वो शुक्र ग्रह को बोलते हैं। इसको शुक्र को, जिसको हम वीनस बोलते हैं, वीनस है ना, वीनस साबुन में आता है ये वीनस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, यानी कि उनके सैटेलाइट नहीं है, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, तो दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं है? तो पहला पेयर है हमारा पृथ्वी और शनि ग्रह, दूसरा ऑप्शन है शुक्र और बुध ग्रह, थर्ड ऑप्शन है बृहस्पति और बुध ग्रह, फोर्थ है मंगल और शनि ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्र और बुध। क्या है? जो शुक्र और बुध ग्रह है, इनका साथियों कोई भी सैटेलाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? किसका? शाम का तारा या भोर का तारा उनको हम कहते हैं। कौन सा ग्रह है हमारा वो? तो फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी ग्रह, सेकंड ऑप्शन है शनि ग्रह, थर्ड ऑप्शन है शुक्र ग्रह और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रमा ग्रह। तो साथियों, शाम का तारा हम बोलते हैं शुक्र को। किसको? शुक्र को। ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, तो आपको ये चमकता हुआ एक तारे के प्रकार दिख जाता है। यही कारण है कि किस ग्रह को हम शाम का तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? जो भी यूरोप के लोग थे वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? जैसे कि आज हम सभी ग्रहों की पूजा करते हैं, सूर्य की भी करते हैं, पृथ्वी की भी करते हैं, मंगल की भी करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से। तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा की, सेकंड ऑप्शन है हमारा पृथ्वी की, थर्ड ऑप्शन है शुक्र की और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मंगल की। तो इसका राइट आंसर है साथियों शुक्र ग्रह की। किसकी? शुक्र ग्रह की। तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो वो विनस यानी कि शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में हम ग्रहों की पूजा करते हैं, यूरोप में भी ग्रहों की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? यानी कि उपसौर मैंने आपको बताया था सूर्य से न्यूनतम दूरी, तो जो उपसौर की स्थिति है किस महीने में आती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा जनवरी महीने में, दूसरा ऑप्शन है मार्च में,
तीसरा ऑप्शन है अप्रैल में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों जनवरी के महीने में। एग्जैक्ट डेट कितनी है हमारी 03 जनवरी, यानी कि 3 जनवरी के दिन आपको पृथ्वी उपसौर की स्थिति में देखने को मिलेगी, यानी कि सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर यह रहती है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो साथियों जैसा आप सभी को पता होगा पृथ्वी पर 3 परतें हैं, सियाल है, फिर सीमा है और फिर नीफे हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सर्वप्रथम में जो सियाल शब्द है वो किसने दिया था, यानी कौन सा साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऊपरी परत को सियाल बोला था? तो पहला ऑप्शन है स्वेस ने, सेकंड ऑप्शन है डेली ने, तीसरा ऑप्शन है होम्स ने और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सर्वप्रथम सियाल शब्द किसने बोला था? तो वो बोला था स्वेस ने। किसने? स्वेस ने। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था स्वेस ने। सबसे पहली परत को हम सियाल बोलते हैं, सेकंड परत को सीमा बोलते हैं और थर्ड परत को हम नीफा बोलते हैं या नीफे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता, यानी कि पृथ्वी का कौन सा भाग है जिसमें सबसे ज्यादा निकिल और लोहा की प्रधानता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सीमा, सेकंड ऑप्शन है नीफे, थर्ड ऑप्शन है सियाल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है नीफे। क्या है? नीफे। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है साथियों नीफे, फिर ये हमारी सीमा और ये फिर सियाल। तो जो सबसे आंतरिक परत है इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड निकिल और लोहा देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता या आवश्यकता है? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता या आवश्यकता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा नीफे, सेकंड ऑप्शन है सीमा, थर्ड ऑप्शन है सियाल, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सीमा, यानी कि जो हमारी सेकंड परत होती है ना बीच की, उसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना साथियों के अंदर किस प्रकार की चट्टानें हैं, कौन सा मेटल है, क्या अंदर की बनावट है, तो उसकी जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है उसका मेन सोर्स क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेट विवर्तन की, सेकंड ऑप्शन है अप्राकृतिक साधन, थर्ड ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया और फोर्थ ऑप्शन है भूकंप विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है भूकंप विज्ञान। क्या है? भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन कौन से अंदर प्लेट्स हैं, कहाँ पर उनके ज्वाइंट हैं, और साथियों जहाँ पर दो बड़ी प्लेट के ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आता है। जैसे कि नेपाल वगैरह में भूकंप आते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है एशियन प्लेट और जो यूरोपियन प्लेट है उनके कुछ ज्वाइंट है। क्या है? ज्वाइंट है, इसलिए वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल है, यानी कि पृथ्वी का जितना भी हमारा द्रव्यमान है उसमें से कितना प्रतिशत भाग उसका मेटल यानी कि धातुओं का है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम 40%, दूसरा ऑप्शन है 45%, तीसरा ऑप्शन है 68% और फोर्थ है 90%। साथियों इसका राइट आंसर है 68%। कितना? 68% जो हमारा पृथ्वी का कुल द्रव्यमान है उसका क्या है? मेटल है। मेटल यानी कि धातुएं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होना भी चाहिए क्योंकि पृथ्वी का जो हमारा बिल्कुल तीसरा भाग है नीफे, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? निकिल और लोहा ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? क्या है? जो हमारा स्थल मंडल है पृथ्वी का उसका विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम 110 किलोमीटर, दूसरा 155 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन है हमारा 100 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल का विस्तार है पृथ्वी की अंदर गहराई में, है ना। वो जैसे हमारी पृथ्वी है ना, ये अंदर की तरफ की बात कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ बात नहीं कर रहे। तो स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल का विस्तार है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो पृथ्वी का भूप्रपटी है इसमें कौन सा तत्व है साथियों जो प्रचुर मात्रा में बिल्कुल पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लौह, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रोमियम, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम। तो राइट आंसर है एल्यूमिनियम। तो जो पृथ्वी की जो भूप्रपटी साथियों इसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है? तो हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? यानी कि हमारी अर्थ है तो इसके कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? जहां हम आज रहते हैं वहां पर आपको एशिया, यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर अंटार्कटिका,
इधर ऑस्ट्रेलिया, और ये तो पूरा एशिया है ही से फैला हुआ। तो कितने प्रतिशत भागों पर आपको महाद्वीपों का विस्तार देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है 30.1%, दूसरा ऑप्शन है 28.4%, तीसरा ऑप्शन है 29.2%, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 38.7%। तो इसका राइट आंसर है 29.2%, यानी जो पृथ्वी है इसका, इसमें टोटल जो भूमि कितनी जहाँ पर महाद्वीप का विस्तार है तो वो है 29.7%। और जो बाकी बचा हमारा 71.8%, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको 70.8%, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महासागर, यानी कि वहाँ पर आपको महासागरीय जल देखने को मिलेगा। इसलिए इसको हम राउंड फिगर में कितना 71% बोल देते हैं। तो आप दोनों का ज्वाइन करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो अगर धरातल पूछे या महाद्वीप पूछे तो 29.2%, और अगर आपसे महासागर का विस्तार पूछे तो 70.8%। उसमें से भी पीने का पानी सिर्फ 1 से 1.5% है, तो हमें पीने का पानी बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी घरों में लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसका एक बना हुआ है? तो पृथ्वी 3 भागों में, फिर से भूप्रपटी, प्रावार और क्रोड। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक का बना है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लोहे का, सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, और फोर्थ ऑप्शन है क्रोमियम का है, क्रोमियम। तो इसका करेक्ट आंसर है लोह। क्या है? लोह। आप सभी को पता होगा कि उसमें निकिल और लोहा है हमारे नीफे में, तो ये वाला फंडा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लोह धातु का बना हुआ है क्रोड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो साथियों, पृथ्वी की जो 3 परतें हैं, पहली है हमारी सियाल, सेकंड है सीमा और नीफे। तो ये 3 ही परतें, आप इसको ऊपर से भी देखें, यानी जो बोला ऊपर से दूसरी या नीचे से दूसरी बोले तो बात एक ही पर आके टिकती है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीमा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा नीफे है, सेकंड ऑप्शन सीमा है, और थर्ड ऑप्शन है सियाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा। क्या है? सीमा। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ये वाला चैप्टर अक्षांश और देशांतर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम 70, दूसरा ऑप्शन 90, तीसरा ऑप्शन है 160, और फोर्थ है हमारा 180। कितना? 180। तो कुल अक्षांशों की संख्या होती है 180। कितनी? 180। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा, 180 हमारे कुल अक्षांश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? जो देशांतर होते हैं, अक्षांश यानी कि पड़ी लाइन और देशांतर यानी कि खड़ी लाइन, है ना, किसमें? ग्लोब में। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देशांतर यानी कि खड़ी लाइनें और अक्षांश यानी कि पड़ी लाइन। अब किसी ने एनसीसी वगैरह या फौज से संबंध रखा हो, उसको इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अक्षांश देशांत काफ़ी अच्छे से विस्तार से पढ़ाए जाते हैं। हो सकता है दिल्ली पुलिस के सिलेबस में भी हो ये चैप्टर। तो देशांतर की संख्या कितनी है? तो फर्स्ट है हमारा 60, दूसरा ऑप्शन है 360, तीसरा ऑप्शन है 180, और फोर्थ है 90। तो साथियों करेक्ट आंसर है 360। कितना? 360। तो देशांतरों की संख्या कितनी है? वो है 360। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? यानी कि जो भूमध्य रेखा है हमारी 0 डिग्री, इसके सबसे निकट कौन सा शहर या कौन सा देश स्थित है? तो यहाँ पर शहर पूछा है, हालांकि सिंगापुर देश और शहर एक ही है वो। तो फर्स्ट ऑप्शन सिंगापुर, सेकंड ऑप्शन मनीला, थर्ड ऑप्शन जकार्ता, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। तो साथियों, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन स्थित है? तो वो हमारा सिंगापुर है। और सिंगापुर की राजधानी क्या है? वो है सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी। और करेंसी सिंगापुर डॉलर। चलिए थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पर ले लिया। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? यानी जो कैंसर लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये किससे नहीं गुजरती है? किस देश से होकर? तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन जायरी, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है भारत, और फोर्थ है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायरी, क्योंकि चीन और भारत से तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरती है? तो पहला ऑप्शन 180 डिग्री से, सेकंड ऑप्शन 120 डिग्री से, थर्ड ऑप्शन 270 डिग्री से, और थर्ड ऑप्शन 90 डिग्री से। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 180 डिग्री। कहाँ से? जो अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन है साथियों, वो कहाँ से निकलती है? वो 180 डिग्री से निकलती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? जो हमारी ग्रीनविच जीएमटी है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मेन टाइम, है ना, तो वो किस देश से होकर गुजरता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, सेकंड ऑप्शन है हमारा हॉलैंड, थर्ड ऑप्शन है यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, थर्ड हो जाएगा भारत।
तो जो ग्रीनविच किस देश में है, तो साथियों ये हमारे यूनाइटेड किंगडम में है कि नहीं, यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में। तो ग्रीनविच किस देश में, वो यूके को हम इंग्लैंड बोल सकते हैं, हालांकि टेक्निकल गलत होगा ये, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। तो ग्रीनविच किस देश में है, तो हमारे यूके देश में है। जीएमटी जिसको हम बोलते हैं, ग्रीनविच मेन टाइमलाइन को जीएमटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर जाता है। दो देशांतर यानी कि जो हमारी खड़ी लाइनें हैं उनको हम अगर पार करते हैं, मान लो मैं आज ए देशांतर पर हूँ और फिर मैं बी देशांतर पर चला गया, तो कितने समय का अंतर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 7 मिनट का, सेकंड ऑप्शन 0 मिनट का, थर्ड ऑप्शन है हमारा 4 मिनट का, और फोर्थ ऑप्शन है कि 1 मिनट का। साथियों जब हम दो देशांतर को पार करते हैं तो उनके बीच का अंतर 4 मिनट है। कितना, 4 मिनट का हमारी घड़ी में अंतर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और आगे भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे। और जो आपने नहीं देखे वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देखें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, राम राम।